ओ भाई, ये है ऋषिकेश से सोनप्रयाग के बीच का रास्ता। खतरनाक लेकिन बहुत ही सुंदर, जिसको देखकर आपका मन प्रफुल्लित हो जाए और थोड़ा थोड़ा डर भी ज़रूर लगे। तो ये है हमारी ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक की जर्नी, जिसकी शुरुआत हमने कर दी है। और ऐसे बहुत सारे नज़ारे, ऐसे बहुत सारे सुंदर दृश्य इस वीडियो के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें। ये तो जस्ट एक ट्रेलर है, ये तो जस्ट शुरुआत है। पूरा वीडियो देखें। इस वीडियो के अंदर आपको ऋषिकेश से सोनप्रयाग, सोनप्रयाग से केदारनाथ और पूरी जो जर्नी है उसकी जानकारी मिलेगी। तो बिना स्किप किए, बिना आगे बढ़ाए एक एक चीज़ ज़रूर देखें, ताकि आप हर नज़ारे का लुत्फ़ उठा सकें। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि आपको आगे के वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, जय श्री केदार। चलिए शुरू करते हैं हमारी इस जर्नी को, जो कि है बाबा केदारनाथ के धाम के लिए, जो हमने शुरू करी है हरिद्वार से ऋषिकेश और ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक के लिए। ये बहुत ही सुंदर प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लेते हुए आप चल रहे हैं, और थोड़े से खतरनाक लेकिन बहुत ही सुंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। अभी मैं हूँ गंगा नदी के तट पर, और यहाँ से अब हम हमारी यात्रा की शुरुआत करेंगे, जिसके अंतर्गत हरिद्वार से सबसे पहले ऋषिकेश, और ऋषिकेश से सोनप्रयाग, फिर सोनप्रयाग से केदारनाथ तक का रास्ता पूरा कंप्लीट करेंगे। और पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। कैसे आप ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक पहुंच सकते हैं, क्या साधन आपको मिलता है, और बस के माध्यम से आप कैसे जा सकते हैं, प्राइवेट टैक्सी करके आप कैसे जा सकते हैं, कहां से कितने बजे कौन सी बस आपको मिलती है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर आज हम जानेंगे। पूरा वीडियो ज़रूर देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको हर जानकारी ऐसे ही मिलती रहे। हर हर गंगे, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम है चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं ट्रैवल संसार यूट्यूब चैनल। और मैं खड़ा हूँ माँ गंगे के तट पर, माँ गंगा के घाट पर, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं हरिद्वार से प्रवाहित होने वाली माँ गंगा का सुंदर भव्य दृश्य, और साथ उत्तराखंड दर्शन की इस यात्रा में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। तो चलिए करते हैं हमारी इस यात्रा की शुरुआत, जिसको हमने शुरू किया था मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जो कि मैंने अपने इस सफ़र को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के साथ शुरू किया था। भोपाल से दिल्ली तक का सफ़र, जिसका वीडियो मेरे इस यूट्यूब चैनल पर डला है, उसको भी आप ज़रूर देखें। और इसके आगे की जानकारी अब हम इस वीडियो में जानेंगे। और हमारी यात्रा की शुरुआत हुई थी हज़रत निज़ामुद्दीन दिल्ली से। मैं भोपाल से दिल्ली तक पहुंचा, और दिल्ली से फिर मैंने बाय ट्रेन पहुंचता हूं मैं हरिद्वार, और वहां से हरिद्वार रेलवे स्टेशन आप जैसे ही पहुंचते हैं, हरिद्वार में पहुंचने के बाद आप चाहे तो एक दिन का स्टे हरिद्वार में कर सकते हैं। वहां पर आप गंगा नदी पर स्नान करके, गंगा आरती अटेंड करके, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं हरिद्वार में जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से आप उसका आनंद ले सकते हैं। हरिद्वार रेलवे स्टेशन से आपको ऋषिकेश जाने के लिए बहुत सारे साधन मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। हरिद्वार से ऋषिकेश तक पहुंचने के लिए आपको मात्र 50 रुपये में ऑटो मिल जाएगा, जिससे आप ऋषिकेश 1 घंटे में हरिद्वार से पहुंच जाते हैं। तो हमने हरिद्वार पहुंचकर नाश्ता कर लिया है, और नाश्ता करने के बाद ये जो नीले कलर का आप ऑटो देख रहे हैं, इस ऑटो से आप पहुंचते हैं ऋषिकेश। लेकिन उससे पहले मैं जाता हूं गंगा नदी के तट पर, हर की पौड़ी घाट पर, जहां पर जाकर सबसे पहले मैं करता हूं स्नान माँ गंगा में, और स्नान करने के बाद अपनी यात्रा की मैं शुरुआत करता हूं। तो ये आप दर्शन कर रहे हैं हरिद्वार से, हर की पौड़ी घाट से माँ गंगा के सुंदर दिव्य अलौकिक दर्शन, जहां पर आकर हर व्यक्ति माँ गंगा में स्नान करके अपने पापों को धो देता है और पवित्र होकर अपनी यात्रा की शुरुआत करता है। तो मैंने भी स्नान कर लिया है, और स्नान करने के बाद सबसे पहले बाबा भोलेनाथ का अभिषेक कर लिया जाए, और अभिषेक करने के बाद बाबा भोलेनाथ से इस यात्रा की सफलता के लिए आशीर्वाद लेकर मैंने अपनी यात्रा की शुरुआत कर दी है। तो मेरे इस वीडियो के साथ बने रहे, ताकि आपको हर एक जानकारी केदारनाथ के इस रूट की मिलती रहे, और कैसे आप मेरी इस यात्रा से देखकर आप बहुत ही ज़बरदस्त इसका आनंद ले सकते हैं। इस यात्रा की पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलती रहेगी। तो जुड़े रहें और पूरा वीडियो ज़रूर देखें।
तो माँ गंगा का आशीर्वाद लेकर और बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ ऋषिकेश के लिए। हरिद्वार से ये नीले कलर का जो ऑटो दिख रहा है आपको, इसके थ्रू भी आप ऋषिकेश पहुंच सकते हैं। 50 रुपये में 1 घंटे में आप ऋषिकेश पहुंच जाएंगे। तो मैं पहुंच जाता हूं ऋषिकेश और ये आप देख रहे हैं ऋषिकेश का नज़ारा। ऋषिकेश में पहुंचने के बाद मैं वहां पर कर लेता हूं एक रूम अपने लिए और उसके बाद मैं निकल पड़ता हूं ऋषिकेश की गलियों में घूमने के लिए। और घूमते घूमते मुझे याद आता है कि अगले दिन मॉर्निंग में कितने बजे बस है उसका पता करने के लिए मैं निकल पड़ता हूँ ऋषिकेश के बस स्टैंड पर। तो ऋषिकेश का बस स्टैंड आप ये देख रहे हैं। यहाँ पर जाने के बाद मैं जब इंक्वायरी में पता करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि सुबह 4:30 बजे से 8 बजे तक के आपको केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों के लिए आपको यहाँ से बसेस मिल जाती है। 8 बजे के बाद आपको उत्तराखंड परिवहन की बसेस नहीं मिलती है। वैसे मेरा जो रिजर्वेशन था वो तो ऑनलाइन था, तो मैंने अपनी बस मॉर्निंग में सुबह कितने बजे है उसके बारे में यहाँ पर पता किया। तो मेरी बस सुबह मॉर्निंग में 5 बजे की बस थी जो कि मुझे 5 बजे ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक लेकर जाएगी। और यहाँ पर आप ऋषिकेश से सोनप्रयाग, ऋषिकेश से बद्रीनाथ, आपको सभी जगह की बसेस यहाँ से आपको मिल जाती है। तो आप यहाँ पर आकर पूछताछ कर सकते हैं और अपनी टिकट 1 दिन पहले भी यहाँ से बुक करवा सकते हैं, या तो फिर आप UTC की वेबसाइट पर भी आप बुकिंग कर सकते हैं। और अगर आप प्राइवेट व्हीकल से जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ से टैक्सी मिल जाती है, जो कि आप शेयरिंग बेसिस पर भी उस टैक्सी में जा सकते हैं, लेकिन उसका फेयर आपको थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है। और उत्तराखंड ट्रैवल की जो बसेस है उसका फेयर लगभग 600 से 700 रुपये होता है। तो चलिए अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। अगले दिन मॉर्निंग में मैंने 5:30 बजे हमारी बस तैयार थी और उसके माध्यम से हम अपनी केदारनाथ की इस यात्रा को शुरू करते हैं। उत्तराखंड परिवहन की बसेस में आप केदारनाथ के रास्ते का बहुत ही सुंदर नज़ारे देखते हुए आप चलते हैं और इसके बीच में आपको बहुत ही ऐसे दृश्य देखने के लिए मिलते हैं जो कि बहुत अद्भुत और बहुत सुंदर होते हैं। देवभूमि उत्तराखंड की इस 4 धाम यात्रा के लिए जब आप निकलते हैं तब रास्तों का अनुभव आपका बहुत ही शानदार रहता है। और साथ ही आप ये देख रहे हैं यहाँ पर अभी सरकार के द्वारा 4 धाम यात्रा का जो मार्ग है उसको डेवलप करने के लिए बहुत ही तेज़ी से काम चल रहा है। रास्तों को बहुत ही अच्छा बनाया जा रहा है, चौड़ीकरण किया जा रहा है और साथ ही जहाँ पर लैंडस्लाइड वगैरह होने का खतरा रहता है उस जगह पर भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं चल रही है जिसके माध्यम से लैंडस्लाइड को रोकने के लिए एक प्रयास किया जा रहा है। और भी बहुत सारे ऐसे नज़ारे हैं जो आपको यहाँ से देखने के लिए मिलते हैं। और बहुत ही संकरा रास्ता होता है, छोटा रास्ता होता है, 1 वे होता है, तो आपको बड़ी ही सावधानीपूर्वक यहाँ से चलना होता है। और उसके साथ में ही आप एक साइड खाई दूसरी तरफ पर्वत देखते हुए बहुत ही सुंदर नज़ारों का अनुभव करते हुए जब आप चलते हैं तो आपका दिल बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अद्भुत, शानदार ये व्यूज़ आपको देखने के लिए मिलते हैं। गार्डन एकदम दिल हो जाता है और थोड़ा बहुत डर भी लगता है क्योंकि बहुत ही रिस्की, बहुत ही ज़बरदस्त ये रास्ता है 4 धाम का और मज़ा भी बहुत आता है। पहाड़ी इलाका है और जो रास्ता है ये आप देख रहे हैं पूरे पहाड़ों को काट कर रास्ता बनाया गया है। और 4 धाम का जो रास्ता है वो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन कई सारी जगह पर ऐसा भी है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण ये आप जो देख रहे थे उत्तराखंड पुलिस के जो यहाँ पर लोग खड़े हैं और जो कि ट्रैफिक को क्लियर करवाते हुए धीरे धीरे पूरे रास्ते को क्लियर करते हैं। 1 बाय 1 एक साइड से जाना होता है, एक साइड से आना होता है, क्योंकि रास्ता बहुत ही छोटा है तो इसी वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है। इसलिए आप अगर यहाँ पर आ रहे हैं अपने प्राइवेट व्हीकल से अगर आप आते हैं तो इन सारी बातों का ध्यान रखें और जैसा वहाँ पे निर्देश दिया जाता है उसके अनुसार ही अपनी यात्रा को करें। हमने जब यहाँ पर यात्रा शुरू करी थी उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा रश था, इस वजह से आप देख रहे हैं ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, बहुत सारे लोग आजकल केदारनाथ की जो 4 धाम यात्रा है, उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा के लिए बहुत सारे लोग अपने प्राइवेट व्हीकल से भी आना अब शुरू कर दिए हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो जाता है और मैक्सिमम लोग मई और जून के महीने में ही
इस यात्रा को करते हैं, जिसके कारण भी बहुत ज़्यादा जाम होता है। लेकिन ये जो यात्रा है, ये यात्रा चलती है दिवाली के दूसरे दिन तक के, मतलब भाई दूज तक ये यात्रा चलती है। लेकिन फिर भी लोग मई जून में ही ज़्यादा यात्रा करते हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो जिस रास्ते को तय करने में आपको लगभग 6-7 घंटे लगने होते हैं, उस रास्ते को तय करने में आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। और जाम अगर लगता है तो ऐसा लगता है कि बहुत लंबा, बहुत बड़ा। हम कई सारी जगह पर जाम में जब फंसे तो वहाँ पर 1 से 1.5 घंटे में जाम क्लियर होने में टाइम लग गया। तो ये सारी चीज़ें भी होती है। लेकिन उन्हीं बीच में जो उत्तराखंड के पहाड़ों के नज़ारे हैं, वो देखते हुए आप चलते हैं तो आपका मन वैसे ही बहल जाता है। आपको ऐसी इच्छा होती है कि ये जाम भी उसके सामने कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि इतने सुंदर दृश्य, इतना सुंदर नज़ारा आपको देखने के लिए मिलता है, जो कि बहुत ही बढ़िया होता है। और मैं अपनी इस यात्रा को बहुत ही एंजॉय करते हुए करता हूँ। और ये आप देख रहे हैं, कुछ ही दूरी पर हम पहुँचते हैं और हल्की हल्की बारिश भी यहाँ शुरू हो जाती है। तो बारिश का भी अपना ही एक अलग मज़ा होता है। और हमारी केदारनाथ की यात्रा का ये जो रास्ता है, इसको तय करते हुए हम पहुँचते हैं धारी देवी माता के मंदिर के पास में, जो कि धारी देवी माता जिन्हें 4 धामों की रक्षक माना जाता है। और इनका जो मंदिर है वो अलकनंदा नदी के बिल्कुल बीचों बीच में बना हुआ है। ये आप दर्शन कर रहे हैं धारी देवी माता मंदिर के, जो कि 4 धामों की रक्षक है और बहुत ही अद्भुत इनका मंदिर है। और इस मंदिर के पीछे की कहानी भी बहुत ही अद्भुत है। यह धारी देवी माता 4 धामों की रक्षक मानी जाती है। इन्हीं के कारण 4 धाम जो है वह सुरक्षित है। और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर भी लोग दर्शन के लिए आते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर भी होती है। ये आप देख रहे हैं धारी देवी माता मंदिर का मुख्य द्वार। यहाँ से मंदिर के लिए प्रवेश करते हैं। और अगर आप धारी देवी माता मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर उतरना होगा। यहाँ पर भी आपको स्टे के लिए जगह मिल जाती है, रूम वगैरह आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। यहाँ पर स्टे करने के बाद में फिर आपको केदारनाथ के लिए वाया बस तो नहीं, लेकिन आपको टैक्सी वगैरह यहाँ से मिल जाती है। बस भी मिल जाती है, लेकिन प्राइवेट बस आपको शायद मिल जाए तो मिलती है। लेकिन हमारा स्टॉप धारी देवी माता मंदिर पर नहीं था, हम सीधे चले हैं और केदारनाथ ही पहुंचकर हम सीधे दर्शन करेंगे। धारी देवी माता को हमने बस के अंदर से प्रणाम करके हमारी इस यात्रा को फिर शुरू किया। और उत्तराखंड के ये बहुत ही सुंदर नज़ारे देखते हुए आप चल रहे हैं। और अभी हम जिस जगह पर है, इस जगह का नाम है पाताल गंगा। और रियल में जैसा नाम है वैसी जगह है। अगर जरा सी भी नज़र हटी और दुर्घटना घटी तो आप सीधे पाताल में ही पहुंच जाएंगे। सो जोक्स अपार्ट, ऐसा नहीं है, बहुत ही अच्छी रास्ते हैं। और यहाँ की जो बसेस है, उनके जो ड्राइवर वगैरह है, वो भी बहुत बढ़िया तरीके से आपको इस पूरी जर्नी का एहसास कराते हुए ले जाते हैं। और बहुत ही बढ़िया ये जर्नी होती है। इसमें आपको बहुत एंजॉय करते हुए आप बहुत ही ऐसे प्राकृतिक जो अनुभव है उनको लेकर आप निकलते हैं। और ये आप देख रहे हैं पार्किंग की जो पूरी जगह है वो फुल हो चुकी है। उसी वजह से लोगों ने अपने व्हीकल्स को रोड के साइड में ही खड़ा कर दिया है, जो कि थोड़ा सा गलत है, जिसके कारण भी जाम लगता है। तो इन बातों का भी ध्यान रखें। अगर आप जा रहे हैं तो अपनी गाड़ियों को सही जगह पे पार्क करें। बाकी अगर जगह ही नहीं होगी तो फिर आप करेंगे भी कहाँ से। केदारनाथ की इस यात्रा में आपको ऐसे बहुत ही सुंदर नज़ारे देखने के लिए मिलते हैं, जिसका लुत्फ़ उठाते हुए आप अपनी इस यात्रा को करते हैं। और बहुत बढ़िया ये यात्रा रहती है। लेकिन बस अगर पानी, बारिश, मौसम सही रहे तो आपकी यात्रा बहुत ही अच्छी रहेगी। अगर मौसम थोड़ा सा भी गड़बड़ होता है तो यात्रा में बहुत सारी परेशानी होती है। इसलिए अगर आप जब भी केदारनाथ की यात्रा के लिए आ रहे हैं या बद्रीनाथ की यात्रा के लिए जा रहे हैं तो मौसम की जानकारी लेकर ही जाए, ताकि आपको कोई किसी प्रकार की असुविधा ना हो। और कोशिश करें कि मई और जून के महीने में थोड़ी सी ज़्यादा रश रहती है, तो रश जो भीड़ है उसका पता भी आप कर जाए कि कितना क्या वहाँ पर रश है। उसके अनुसार अगर आप यात्रा करेंगे तो आपको बहुत ही सुविधा होगी। अभी फ़िलहाल में ही मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें उत्तराखंड पुलिस के द्वारा एक निवेदन किया गया था कि आप मई और जून में अपनी यात्रा को ना करते हुए सितंबर अक्टूबर में भी अपनी यात्रा को कर सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड के मौसम के हिसाब से सितंबर अक्टूबर का जो महीना होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। उसमें भी आप अपनी यात्रा को शुरू कर सकते हैं। और उसके साथ ही जुलाई अगस्त का जो महीना होता है उसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसी वजह से बारिश मौसम के कारण थोड़ा
जुलाई अगस्त के महीने में यात्रा कम ही होती है। तो आप जो बेस्ट समय होता है उत्तराखंड में यात्रा के लिए, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इन चारों धामों की यात्रा के लिए जो बेस्ट समय है वो मई, जून और सितंबर, अक्टूबर का होता है। लेकिन मई, जून में आप देख ही रहे हैं ट्रैफिक कितना गज़ब का है। मैंने अपनी यात्रा को मई के महीने में अभी किया था और जस्ट अभी 3 दिन पहले मेरी यात्रा कंप्लीट हुई, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ वहाँ पर थी कि जिसकी हद नहीं, क्योंकि इस टाइम पर सभी लोग अपनी वैकेशन के अनुसार यहाँ पर निकलते हैं। बच्चों की छुट्टियाँ होती है तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर फैमिलीज़ भी आ जाती है और बहुत ही ज़्यादा रश यहाँ पर रहता है। तो समय देखकर अपनी यात्रा शुरू करें ताकि आपको जो रास्ते और यात्रा का अनुभव हो वो बहुत ही अच्छा हो। तो ऋषिकेश से सोनप्रयाग पहुंचने में आपको लग जाते हैं लगभग 12 घंटे। सुबह 5:30 बजे हम अपनी बस में बैठे थे और 5:30 बजे बैठने के बाद शाम के 5:30 बजे 6 बजे हम लोग पहुंचे थे सोनप्रयाग। तो सोनप्रयाग पहुंचते हैं अब 6 बजे और पूरा लगभग 12 घंटे का ये सफ़र था। लेकिन अगर इस बीच में ट्रैफिक ज़्यादा मिल जाता है तो कई बार मैंने ये जो बस के ड्राइवर थे भैया, उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कई बार ऐसा भी होता है कि आपको 5:30 बजे की जगह 9 और रात के 10 भी बज जाते हैं। इट्स डिपेंड अपॉन ट्रैफिक कैसा है पूरा उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ट्रैफिक सही रहेगा तो आप 5:30 बजे शाम में पहुंच जाएंगे और अगर ट्रैफिक सही नहीं रहा तो आपको पहुंचने में 9 भी बज सकते हैं, 10 भी बज सकते हैं और 11 भी बज सकते हैं। तो ये कम्प्लीटली डिपेंड होता है ट्रैफिक के ऊपर। तो आप अपनी यात्रा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मॉर्निंग में सुबह ऋषिकेश से शुरू करने की कोशिश करें, क्योंकि जितने जल्दी आप निकलेंगे शाम में उतने जल्दी ही आप पहुँचेंगे। तो शाम में जैसे ही आप सोनप्रयाग पहुंचते हैं, सोनप्रयाग में आपको रहने और खाने के लिए हर सुविधा मिल जाती है। रहने के लिए आपको डॉर्मेट्रीज़ अगर आप चाहते हैं तो 500-600 में आपको डॉर्मेट्री मिल जाता है। उससे कम में भी अगर आप चाहते हैं तो वो आपको 300-400 में भी अवेलेबल हो जाता है। रूम अगर आप करना चाहें तो 1500 से 2000 में आपको रूम्स अवेलेबल हो जाते हैं और खाने के लिए भी वहाँ पर सभी सुविधा आपको मिल जाती है। सो फाइनली अब हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, लेकिन अभी हम सीतापुर पहुँचे हैं, जो कि सीतापुर बस स्टैंड आप ये देख रहे हैं। सीतापुर की पार्किंग है ये और बहुत ही सुंदर सीतापुर का ये आप नज़ारा देख रहे हैं। लेकिन पार्किंग पूरी फुल है क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है। रश ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर पार्किंग की बिल्कुल भी जगह नहीं है, इसलिए लोगों ने अपने जो व्हीकल्स थे वो सब रोड पर खड़े किए हुए अभी आते समय हमने देखा। तो ये सीतापुर की पार्किंग है और इसके आगे बस हमारी नहीं जाएगी क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो हमें अब सीतापुर पर ही उतरना पड़ेगा। सीतापुर से सोनप्रयाग हम पहुँचेंगे पैदल। तो चलिए हम अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। सीतापुर से हम जाएंगे सोनप्रयाग और सोनप्रयाग से फिर हम अगले दिन मॉर्निंग में हमारे ट्रैक की शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं सोनप्रयाग में कैसी क्या व्यवस्था है। और बहुत ही ज़बरदस्त, ये आप देख रहे हैं सोनप्रयाग की पार्किंग तक हम पहुंच चुके हैं। ये है सोनप्रयाग की पार्किंग का एरिया और ये आप जो टैक्सी देख रहे हैं ये प्राइवेट टैक्सीज़ है जो कि आपको रुद्रप्रयाग से मिल जाती है, या फिर आप डायरेक्ट ऋषिकेश से भी आते हैं तो वहाँ से भी आपको डायरेक्ट मिल जाती है। ये है सोनप्रयाग की पार्किंग जो कि पूरी फुल है और यहाँ से सोनप्रयाग से आपकी केदारनाथ की यात्रा शुरू होती है। सोनप्रयाग से केदारनाथ की ट्रैकिंग के लिए आपको जाना होता है गौरीकुंड, जिसकी शुरुआत होती है यहाँ से। ये आप देख रहे हैं लाइन लगी हुई है। इसके आगे की पूरी जानकारी अगले वीडियो में आपको मिल जाएगी, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे गौरीकुंड से केदारनाथ तक का जो ट्रैक है उसका पूरा कैसा रास्ता है और कैसे मैंने इस ट्रैक को पूरा किया। ये सारी जानकारी आपको अगले वीडियो में मिल जाएगी, तो मेरे साथ बने रहे। और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इतनी लंबी लाइन से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे गौरीकुंड से केदारनाथ तक का पूरा ट्रैक पैदल कैसे कंप्लीट किया मैंने और साथ ही क्या क्या आपको देखने के लिए मिलता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री केदार, हर हर महादेव।